गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की जो ऑनलाइन क्लासेज है जिसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड में यूनिट 4 एसिड बेस चल रही थी, जिसमें हमने आरएनए सिद्धांत, लोई सिद्धांत, ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट में चल रहा था लुईस सिद्धांत, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत चल रहा था। ये भी आपके पास में एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करके और फिर हम नेक्स्ट सिद्धांत पे चलेंगे। लुईस नामक वैज्ञानिक ने जो ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत में जो भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करके इसने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत कहते हैं। ब्रांस्टेड-लोरी ने केवल प्रोटॉन के आधार पे अम्ल क्षार की व्याख्या की थी, लेकिन यहाँ पे लुईस ने क्या बताया? लुईस ने बताया कि आपके पास में क्षार होगा, यानी कि लुईस अम्ल क्या होता है? वे परमाणु आयन या स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, अम्ल की श्रेणी में रखे जाते हैं। ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। यानी कि वे परमाणु या आयन स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरा आपके पास में था लुईस क्षार। लुईस क्षार वे आयन या स्पीशीज, वे परमाणु या आयन या स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दान करते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। दान करते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। लुईस क्षार कहलाते हैं। ये इसकी सामान्य परिभाषा होगी। लुईस अम्ल क्या होता है? वे परमाणु या आयन या स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं वे लुईस अम्ल होते हैं। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो क्षार होते हैं। फिर आगे इसने क्या किया? लुईस के अनुसार अम्ल कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे इसने अम्ल, इसको शॉर्ट में देखते हैं। कल हमने लास्ट वीडियो में इसको डिटेल से देख लिया था, थोड़ी सी इसमें जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देंगे। सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं? आपको अम्ल पहचानना हो, कोई भी स्पीशीज हो, कोई भी आयन हो, कोई भी आपके पास में अणु हो, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यदि किसी भी आपके पास में परमाणु के ऊपर क्या हो, धनावेशित स्पीशीज जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जो भी आपको पॉजिटिव चार्ज वाला मिल जाए, जैसे आपके पास में Ag+ है, Hg+2 है, Zn+2 है, जो भी आपके पास में प्लस वाली स्पीशीज मिल जाएगी वो लुईस अम्ल की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा है वे परमाणु स्पीशीज, वे स्पीशीज जिनका अष्टक पूर्ण न हो, जिनका अष्टक पूर्ण न हो, यानी कि जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता। AlCl3 है, BF3 है, BCl3 है, BH3 है, ZnCl2 है। यानी वे स्पीशीज जिनका अष्टक पूरा नहीं होता है वो सभी लुईस अम्ल की श्रेणी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिक्त डी कक्षक, वे स्पीशीज जिनके केंद्रीय परमाणु में, वे स्पीशीज जिनके केंद्र धातु आयन के, जिनके सेंट्रल मेटल आयन के केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी कक्षक
रिक्त डी कक्षक अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास में खाली डी कक्षक होते हैं, वो सभी लुईस अम्ल की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे आपके पास में है SnCl4, SiCl4, यानी जिनके अंदर आपके पास में खाली डी कक्षक पाए जाते हैं वो सब इसी की श्रेणी में आएंगे। PCl5 है। चौथी हम बात करें यानी कि असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक यानी आपके पास में कोई भी स्पीशीज है जिसमें दो अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे आपके पास में देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O क्या बनता है, CO2 बनता है, SO2 है, SO3 है। यानी कि आपके पास में दो अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य द्विबंध प्रेजेंट हो, असंतृप्त यौगिक हो, वो क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है। षष्टक युक्त यौगिक अपन बात करें इसमें नेक्स्ट, षष्टक युक्त यौगिक। षष्टक युक्त यौगिक यानी कि जिनके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, ऑक्सीजन है, जिनके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, षष्टक युक्त होते हैं, वो कहलाते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। ये सभी आपके पास में लुईस अम्ल के बारे में आ गए। यानी कि धनावेशी स्पीशीज जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज Na+, Mg+2, CH3+, H+, जहाँ भी प्लस आपको दिख जाए वो सभी क्या होगा, लुईस अम्ल होगा। दूसरा है जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता, जिनका कोई आपके पास में परमाणु है जिनका अष्टक कंप्लीट नहीं होता, BF3 है, AlCl3 है, ZnCl2 है, ठीक है, BCl3 है, BH3 है, इनका अष्टक पूर्ण नहीं है। वे परमाणु जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी कक्षक अवेलेबल होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, वो सभी किसकी श्रेणी में आएंगे, लुईस अम्ल की श्रेणी में आएंगे। SnCl4, SiCl4, PCl3, PCl5। नेक्स्ट आपके पास में है षष्टक युक्त यौगिक, यानी वे परमाणु आयन स्पीशीज जिनके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, षष्टक युक्त होते हैं, वो लुईस अम्ल की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास में है असंतृप्त यौगिक की बात करते हैं। असंतृप्त यौगिक वो लेंगे जिसमें आपके पास में CO2 की बात करें, CO2 के पास में क्या है, लुईस अम्ल है। क्यों है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी दो भिन्न भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो कहलाते हैं लुईस अम्ल। अगर आप यहाँ पे ये लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप लुईस अम्ल नहीं कह सकते, ये असंतृप्त है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। अगर ये होता आपके पास में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो ये आपके पास में लुईस वाला है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है आपके पास में, भिन्न भिन्न है। इसी के अनुसार हम देखते हैं क्षार को, लुईस क्षार को हम पढ़ते हैं। सभी ऋणावेशित स्पीशीज, सभी ऋणावेशित स्पीशीज जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जहां भी ऋणावेश पाया जाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। दूसरा है जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रेजेंट हो, यानी कि केंद्रीय परमाणु के ऊपर एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो लुईस क्षार की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे आपके पास में H2O है, NH3 है, जहां भी आपके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एल्कोहल है, ईथर है, एस्टर है, जहाँ भी आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो सभी आपके पास में लुईस क्षार की श्रेणी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, यानी कि असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि आपके पास में समान इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है, उन्हें हम लुईस क्षार की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, यानी लुईस ने
ब्रांस्टेड, लोरी और आर्रेनियस की तुलना में अपना अच्छा मत प्रस्तुत किया, लेकिन इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां रह गई हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया वैज्ञानिक आया था, लक्स एंड फ्लड। क्यों आया है, इसमें क्या क्या कमी रह गई थी उसको हम देखें। यानी कि सबसे पहले इसने देखो, लुईस नामक वैज्ञानिक ने लुईस अम्लक्षार सिद्धांत में ऑक्साइड जो आयन वाले हैं, जो ऑक्साइड आयन ग्रहण करते हैं, त्यागते हैं, उनके बारे में इसने अम्ल व क्षार की अवधारणा प्रस्तुत नहीं की। अगर कोई परमाणु या स्पीशीज ऑक्साइड को ग्रहण कर ले तो क्या हो, ऑक्साइड को त्याग देता है तो क्या होता है। दूसरा, इस सिद्धांत के आधार पर हम एस्टरीकरण जो अभिक्रिया होती है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जो आपके पास में एस्टरीकरण अभिक्रिया है उसकी व्याख्या हम लुईस अम्लक्षार सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कमी हम इसमें देखें, जो भी हमारे पास में प्रोटॉन रहित स्पीशीज हैं उनके बारे में हम लुईस अम्लक्षार सिद्धांत के आधार पर उनमें हम लुईस व अम्ल की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए, जो भी आपके पास में लुईस अम्लक्षार में जो कमी रह गई, उन कमियों को दूर करने के लिए लक्स एंड फ्लड नामक वैज्ञानिक ने अपना नया मत प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अम्ल व क्षार की व्याख्या की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट सिद्धांत है लक्स एंड फ्लड सिद्धांत। क्या होता है उसको समझते हैं। लक्स फ्लड अवधारणा इंपॉर्टेंट अवधारणा है, लक्स एंड फ्लड अवधारणा, और 1939 में दी थी लक्स एंड फ्लड ने। ठीक है, अब देखो, लक्स फ्लड अवधारणा, लक्स फ्लड अवधारणा के अनुसार वे स्पीशीज या आयन, ठीक है, या एटम्स जो ऑक्साइड आयन को ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऑक्साइड आयन को ग्रहण करने वाले अम्ल कहलाते हैं। वे स्पीशीज या आयन जो ऑक्साइड आयन को त्यागते हैं, वो कहलाते हैं क्षार। ठीक है, ऑक्साइड आयन को ग्रहण करने वाला अम्ल, ऑक्साइड आयन को त्यागने वाला क्षार कहलाता है। तो देखो, इस सिद्धांत की क्या विधारणाएं थी। 1939 में लक्स नामक वैज्ञानिक ने ऑक्साइड आयनों के स्थानांतरण के आधार पर अपना मत प्रस्तुत किया। या हम ये भी कह सकते हैं, लक्स नामक वैज्ञानिक ने लुईस अम्लक्षार की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए अपना मत प्रस्तुत किया। वहाँ पे सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो स्पीशीज ऑक्साइड आयन को ग्रहण नहीं कर सकती या ग्रहण करते हैं तो वो आपके पास में वो अम्ल की बातें होते हैं, क्षार होते हैं, उनकी व्याख्या वो नहीं करा। ठीक है, मत प्रस्तुत किया जिसे लक्स अवधारणा कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास में 1947 के अंदर 1947 में फ्लड नामक वैज्ञानिक ने इस अवधारणा का विस्तार किया
इस अवधारणा का विस्तार किया जिसे लक्स फ्लड अवधारणा के नाम से, लक्स फ्लड अवधारणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि 1939 में लक्स नामक वैज्ञानिक ने ऑक्साइड आयनों के स्थानांतरण के आधार पर अपना मत प्रस्तुत किया या इनके आधार पर अम्ल क्षार की अवधारणा दी। इस अवधारणा को फ्लड नामक वैज्ञानिक ने 1947 में इसका विस्तार किया, इसको फैलाया और आपके पास में अवधारणा क्या बन गई? लक्स फ्लड अवधारणा। ठीक है, दोबारा समझे, यानी कि ब्रांस्टेड, यानी आपके पास में 3 वैज्ञानिक आ गए, आरेनियस, ब्रांस्टेड और लुईस। इन तीनों वैज्ञानिकों ने कुछ ना कुछ कमी छोड़ी। उन कमियों को दूर करने के लिए लक्स नामक वैज्ञानिक ने ऑक्साइड आयन के स्थानांतरण के आधार पर O2 -2 ऑक्साइड आयन O-2 आयन के एक्सचेंज के आधार पर अम्ल क्षार की अवधारणा प्रस्तुत की और इसका विस्तार 1947 में फ्लड नामक वैज्ञानिक ने किया। 1939 में लक्स ने दिया, 1947 में फ्लड ने इसका विस्तार किया और दोनों की अवधारणाओं को मिला के लक्स फ्लड अवधारणा बन गई, जो मुख्य रूप से किस पे डिपेंड थी? वो मुख्य रूप से ऑक्साइड आयन पर डिपेंड है। ठीक है, अब आपके पास में है इनकी परिभाषाएं क्या है, देखो परिभाषाएं देखिए हम। पहला है लक्स फ्लड के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं? वे स्पीशीज या आयन जो ऑक्साइड आयन ग्रहण करते हैं, ऑक्साइड आयन ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड अवधारणा के अनुसार वे स्पीशीज या आयन जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं, ऑक्साइड आयन को ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि आपके पास में फॉर एग्जांपल हमने देखा CO2 आपके पास में अम्ल है या क्षार है। अगर CO2 में हम O- जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? CO3 - 2 कार्बोनेट बन गया। तो आपके पास में CO2 आपके पास में क्या है? अम्ल है। अब आपके पास में CO3 है, वो आगे ऑक्साइड आयन ग्रहण नहीं कर सकता, ये आपके पास में O- ऑक्साइड आयन का त्याग कर सकता है, यानी आपके पास में क्या बन गया है? अम्ल बन गया है। ठीक है, लक्स फ्लड अवधारणा के अनुसार वे स्पीशीज या आयन जो ऑक्साइड आयन को ग्रहण कर सकते हैं, ऑक्साइड आयन को ग्रहण कर सकते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपके पास में SO3 है, O-2 क्या बन जाएगा? SO4 - 2। ठीक है, SO4 - 2 आपके पास में क्या है? SO4 - 2। वे स्पीशीज जहाँ पे ऋणावेश प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। या आपके पास दोनों क्या है? क्षार है। उस सिद्धांत के आधार पर हम SO2, CO2, SO3, Li2, Na2 जो भी आपके पास में धात्विक ऑक्साइड हैं, अधात्विक ऑक्साइड हैं, उनकी व्याख्या हम लुईस सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते। कैल्शियम ऑक्साइड अम्ल है या क्षार है, उसकी व्याख्या वहाँ नहीं हो सकती। उन सब की व्याख्या यहाँ पे करने के लिए लक्स फ्लड ने ऑक्साइड आयन का सहारा लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्षार क्या है? लक्स फ्लड के अनुसार वे स्पीशीज या आयन जो
ऑक्साइड आयन O-2 आयन त्यागते हैं, डोनेट करते हैं, त्यागते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। लक्स फ्लड के अनुसार वे स्पीशीज या आयन जो ऑक्साइड आयन त्यागते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी जो भी O-2 आयन डोनेट कर सके वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और क्षार की बात करें, जैसे आपके पास में लिथियम ऑक्साइड है Li2O, तो 2Li प्लस O-2। लिथियम ऑक्साइड, जो लिथियम ऑक्साइड है धात्विक ऑक्साइड है, वो धात्विक ऑक्साइड आसानी से ऑक्साइड का डोनेट कर सकता है, और डोनेट करेगा तो आपके पास में क्या बनेगा? वो क्षार बनेगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करें, ये सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है ही एग्जाम की दृष्टि से। जो भी आपके पास में धात्विक ऑक्साइड है, यानी धातु प्लस ऑक्साइड है, वो मैक्सिमम क्षार का कार्य करता है। जो भी आपके पास में क्षार धातु है, क्षार या मृदा धातु है, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं और उनके ऑक्साइड बनते हैं, मुख्य रूप से क्षार धातु और क्षार या मृदा धातु के लिए जिनके भी ऑक्साइड हैं, जो भी आपके पास में धात्विक ऑक्साइड हैं, कहने का मतलब धात्विक ऑक्साइड, धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड क्षार का कार्य करता है। जो आपके पास में अधातु ऑक्साइड है, अधातु प्लस ऑक्साइड है, वो आपके पास में अम्ल का कार्य करता है। इसको हमें याद रखना है। सभी आपके पास में जो धात्विक ऑक्साइड है, मैक्सिमम धात्विक ऑक्साइड है, वो क्षार की भांति कार्य करते हैं। जो आपके पास में अधातु ऑक्साइड है वो अम्ल की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसको लिखें। धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड ऑक्साइड आयनों का त्याग करके या त्याग करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड आयनों का त्याग करते हैं तो क्षार की भांति या क्षार की भांति कार्य करते हैं, यानी कि उनमें क्षारीय गुण होते हैं। धात्विक ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयनों का त्याग करते हैं, क्षार की भांति कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखें हम Na2O, Li2O, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ETC। जो भी आपके पास में धात्विक ऑक्साइड है वो सभी ऑक्साइड आयनों का डोनेट कर सकते हैं। ऑक्साइड आयनों का डोनेट करेंगे, ऑक्साइड आयनों का डोनेट करने पर क्या होगा? वो क्षार की भांति कार्य करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड ऑक्साइड आयनों को, अधात्विक ऑक्साइड आयनों को ग्रहण करते हैं और अम्ल की भांति कार्य करते हैं, अम्ल की भांति कार्य करते हैं। जैसे CO2, SO2, SO3, SiO2, ETC। CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, SiO2 हो गया, ETC। इसको आप नोट करो, फिर हम इसको दोबारा
समझाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लक्स फ्लड अवधारणा में क्या होता है आगे देखते हैं, इसको नोट करो आप। लक्स फ्लड अवधारणा के अनुसार जो भी लुईस अम्ल में कमियां थी, यानी जो धात्विक ऑक्साइड हैं, अधात्विक ऑक्साइड हैं, उनके अम्ल क्षार की व्याख्या हमने लक्स फ्लड सिद्धांत के आधार पर नहीं की थी। ठीक है, तो आपके पास में देखो, उनकी व्याख्या करने के लिए लक्स फ्लड ने क्या किया, ऑक्साइड आयन का सहारा लिया। जो ऑक्साइड लेते हैं, देने वाले हैं, उनके आधार पर अम्ल क्षार की अवधारणा इसने प्रस्तुत की है। लक्स फ्लड के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, वे स्पीशीज या आयन जो ऑक्साइड आयन ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऑक्साइड आयन ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे CO2 है, O- ग्रहण करेगा, कार्बोनेट बना लेगा। SO3 है, सल्फेट बना लेगा। ठीक है, क्षार लक्स फ्लड के अनुसार वे स्पीशीज जो ऑक्साइड आयन को त्यागते हैं, O- आयन को त्यागते हैं, क्षार कहलाते हैं। धात्विक ऑक्साइड, जो भी आपके पास में धात्विक ऑक्साइड है, आवर्त सारणी के अंदर जो भी मेटल्स हैं, वो मेटल्स ऑक्साइड आयन का डोनेट कर सकते हैं। जो आपके पास में अधातु है, वो ऑक्साइड को ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करने वाले अम्ल और त्यागने वाले क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इन सभी को हम एक सारणी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सारणी के द्वारा इनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब समझे इनको हम। सारा खेल यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड आयन का है। पूरा यहाँ पे जो डिपेंडेंस है वो किसका है, ऑक्साइड आयन का है। तो देखो, इसको समझने के लिए अम्ल व लक्स फ्लड अम्ल क्षार, ये मुख्य रूप से किस पे डिपेंड है, ऑक्साइड आयन पर। किस पे डिपेंड है, ऑक्साइड आयन पर डिपेंड है, यानी कि O- आयन पर डिपेंड है। अब यहाँ पे कौन लेने वाला है, कौन देने वाला है, वो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपके पास में कोई भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड प्रेजेंट हो और नॉन मेटल ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं अधात्विक ऑक्साइड। अभी हमने देखा जो भी धात्विक ऑक्साइड हैं वो किसका कार्य करती हैं, बेस का। बेस यानी क्षार। जो भी हमारे पास में नॉन मेटल ऑक्साइड हैं वो किसका कार्य करती हैं, एसिड का। एसिड अम्ल का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे इसके हम एग्जाम्पल देखें। ये क्या करते हैं, बेस होते हैं, वो डोनेट ऑक्साइड आयन, डोनेट ऑक्साइड आयन करते हैं। और ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन। ये ऑक्साइड आयन को ग्रहण करते हैं और ये वाले के पास में क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। जो बेस वाला है इस पार्ट को आपसे नीचे यहाँ लिख लो, अपन डायरेक्ट नहीं कहेंगे। तो डोनेट करते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास में बेस, और जो ग्रहण करने वाले हैं वो कहलाते हैं हमारे पास में एसिड। अब कौन कौन से हमारे पास में एसिड हैं, कौन कौन से क्षार हैं, उनको हम एग्जाम्पल से देखें। तो देखो, जैसे आपके पास में है एग्जाम्पल फर्स्ट, Li2O लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या बन सकता है इसका, 2Li + O-2। लिथियम ऑक्साइड ने क्या किया, यहाँ पे ऑक्साइड आयन को डोनेट कर दिया। दूसरा हमने लिया Na2O
2Na प्लस O-2। तीसरा हमने लिया यहाँ पे MgO Mg प्लस 2 O-2। ठीक है, यानी कि आपके पास में जो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर सकता है, ऑक्साइड आयन को डोनेट कर सकता है, जैसे हमारे पास में हमने लिया FeO Fe प्लस 2 O-2, PbO लिया Pb प्लस 2 O-2। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया Ca प्लस 2 O-2। अब इनको समझते हैं एग्जाम्पल्स को। लक्स फ्लड अम्ल क्षार अवधारणा ऑक्साइड आयन पर डिपेंड है। मुख्य रूप से क्या है, ऑक्साइड आयन पर डिपेंड है। मेटल ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड हो सकता है, अधात्विक ऑक्साइड हो सकता है। धात्विक ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्साइड आयनों का डोनेट करेगा। धात्विक ऑक्साइड देखो, धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आपके पास में धातु है, केवल कोई एलिमेंट आपके पास में धातु कार्य क्या करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। अगर धातु ऑक्साइड होगा, धातु प्लस ऑक्साइड होगा, तो वहाँ पे क्या निकलेगा, ऑक्साइड आयन। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, वे परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं धातु कहलाते हैं। धातु ऑक्साइड है, यदि ऑक्साइड आयन का त्याग करता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो क्षार। तो वो क्या बन जाता है, क्षार बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड में क्या होगा, 2Li प्लस O-2। ये सभी आपके पास में क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड आयनों का त्याग कर रहे हैं। इन सभी को आप क्या कह सकते हैं, बेस, यानी कि इन सबको आप क्षार कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, क्षार है। PbO, CaO, इसके एग्जाम्पल हो गए Li2O, Na2, MgO, CaO, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जो भी आपके पास में धात्विक ऑक्साइड हैं वो इस श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास में नॉन मेटल वाले, हमारे पास में कार्बोनेट है, सल्फेट है, सिलिकेट है, उन सभी में हम डोनेट एक्सेप्ट करवाते हैं। जैसे हमारे पास में है, देखो इसमें एग्जाम्पल पहला हमने लिया CO2, और CO2 O-2 आयन को ग्रहण कर लेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, इसको ग्रहण कर ले तो क्या बनता है, CO3-2, यानी कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया, कार्बोनेट बन गया, CO3-2। इसने ऑक्साइड आयन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अगर आपके पास में SiO2 हो, सिलिका हो, और ये O-2 ग्रहण कर ले, SiO3-2 क्या बन जाएगा, सिलिकेट बन जाता है। क्या बनता है, सिलिकेट बनता है। आगे देखो, SO2 प्लस O-2 क्या बन जाएगा, SO3- बन जाएगा। ठीक है, और SO3 प्लस O-2 हो तो क्या बन जाता है, SO4-2 बन जाता है। ठीक है, यानी सल्फेट बन गया है। यानी कि ये चारों स्पीशीज CO2, SiO2, SO2, SO3, ये सभी आपके पास में क्या है, लक्स फ्लड के अनुसार क्षार हैं। इन सारणी को आप बना लो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। इस पर भी आवेश आप -2 कर लेना। इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लक्स फ्लड की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कैसे होती हैं, उनको हम देखें। लक्स फ्लड की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड क्या करेंगे, ऑक्साइड आयनों को ग्रहण करेंगे। अधातु क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं, अधातु हो गए। अब अधात्विक ऑक्साइड क्या करेंगे, ऑक्साइड को और ग्रहण कर लेंगे। पहले आपके पास में क्या थे, CO2, SiO2, आपके पास में सभी क्या है, ये अधातु हैं। कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, इन्होंने क्या किया, ऑक्साइड आयन और ग्रहण कर लिया, तो कार्बोनेट, सल्फेट,
सिलिकेट जो बना रहे हैं, ठीक है। इनकी बात करें तो आपके पास में ये वाले जो स्पीसीज हैं, ये वाले स्पीसीज की बात करें कार्बोनेट है, आगे आपके पास में ऑक्साइड आयन ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर आपके पास उसकी जो अवधारणा है थोड़ी अलग देखेंगे, ठीक है। इसको नोट करो। आगे है लक्स फ्लड अवधारणा की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको देखिए हम। नेक्स्ट इसमें है लक्स फ्लड अम्ल क्षार अभिक्रिया। लक्स फ्लड अम्ल क्षार अभिक्रिया। अम्ल क्षार अभिक्रिया में हमने देखा, हमने एग्जाम्पल लिया Na2O प्लस सोडियम ऑक्साइड के साथ में हम लेते हैं CO2 प्लस हमने लिया CO2। अब अभिक्रिया क्या होगी वो देखते हैं। NO2 की बात करते हैं, ये हमारे पास में क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। ये क्या है, ये धात्विक ऑक्साइड है। और CO2 हमारे पास में क्या है, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड है। ये धात्विक है, ये अधात्विक है। धात्विक क्या करता है, ऑक्साइड आयन का डोनेट करता है, और किसका कार्य करता है, क्षार का। यानी ये क्षार है, इसको ऑक्साइड आयन डोनेट करना है। ये किसका कार्य करेगा, अम्ल का कार्य करता है। ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो क्या बनेगा, देखो 2Na प्लस CO3 माइनस 2, इससे बन गया कार्बोनेट, और यहाँ पे ऑक्साइड आयन डोनेट करने पर Na प्लस सोडियम आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हमने ले लिया दूसरा एग्जाम्पल Na2O प्लस SiO2। हमने सिलिका ले लिया, सोडियम ऑक्साइड ले लिया। ये आपके पास में क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, और सिलिकॉन ऑक्साइड कह दो, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं, सिलिका, ठीक है। ये आपके पास में धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है ये। और ये आपके पास में क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड है। दोनों में आपके पास में सोडियम है, ये आपके पास में क्या करेगा, धातु का त्याग करेगा, ऑक्साइड आयन का त्याग करेगा ये, और क्या बनेगा, SiO3 माइनस 2, SiO3 माइनस 2 बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखें हम, Li2O SiO2 ले लें, तो भी यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, 2Li प्लस SiO3 माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास में सभी लक्स फ्लड की जो एग्जाम्पल हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आई है, लक्स फ्लड जो सिद्धांत है उसके प्रसारण में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम और देख सकते हैं कि उन्होंने बताया वह स्पीसीज या आयन या अणु जो ऋणावेश को ग्रहण करते हैं, ऋणावेश को ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो ऋणावेश को ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो ऋणावेश को त्यागते हैं वो क्षार कहलाते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे लिखते हैं हम, लक्स फ्लड अवधारणा के अनुसार
लक्ष्य फ्लड अवधारणा को प्रसारित करने पर यानी लक्ष्य फ्लड अवधारणा है, उसका प्रसार होने पर क्या हो रहा है, प्रसारित करने पर वे पदार्थ या स्पीशीज जो ऋणावेश को ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, लक्ष्य फ्लड के अनुसार वे पदार्थ या स्पीशीज जो ऋणावेश को ग्रहण करते हैं, स्पीशीज जो ऋणावेश को दान करते हैं क्षार कहलाते हैं। लक्ष्य फ्लड के अनुसार वे पदार्थ स्पीशीज जो ऋणावेश का दान करते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ये इसका विस्तार हो गया। आगे हम बात करें, देखो AlF3 एग्जाम्पल देखें हम। AlF3 एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हम किससे कर दें, 3NF से कर दें। अब देखो आपके पास में कंपाउंड क्या बनेगा, फ्लोरीन आपके पास में ऋणावेशित है, इसको डोनेट कर दें। डोनेट करने पर आपके पास में AlF4 बनता है और आपके पास में 3Na+ क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। तो आपके पास स्पीशीज क्या होगी, देखो AlF6 -3 प्लस 3Na+। देखो यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम आपके पास में कैसा है, लिथियम है, ये फ्लोराइड है, ये +3 होता है, ये -3 होता है, AlF3 बन गया। अब ये 3F- ग्रहण करेगा, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, -3 और 3Na+। वे स्पीशीज ये आयन, अब देखो ये आपके पास में क्या है, AlF3 आपके पास में क्या है, अम्ल है, और ये आपके पास में क्या है, क्षार। वे स्पीशीज या पदार्थ जो ऋणावेश को ग्रहण करते हैं, इसने ऋणावेश को ग्रहण किया है, यहाँ पे आवेश कैसा है, -3 आवेश आ गया, ऋणावेश को ग्रहण किया है, इसने ऋणावेश को त्यागा है, त्यागने वालों के पास में क्या है, क्षार, और जो ग्रहण करने वाला है वो कहलाता है अम्ल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक और देखा यहाँ पे C2H52 Zn प्लस C2H5Li। अब यहाँ पे आपके पास में ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है, और क्या बन जाए, देखो C2H52 Zn माइनस प्लस Li+, यहाँ पे 3 कर देंगे हम। अब यहाँ पे आपके पास में ये कैसा होगा, इसने आवेश को ग्रहण कर लिया, ये आपके पास में अम्ल है, जो देने वाला है वो आपके पास में क्या है, क्षार। ठीक है, हमारे पास में नया जो प्रसार आया है उसके आधार पे हम व्याख्या कर सकते हैं। लक्ष्य फ्लड अवधारणा के अनुसार जो पदार्थ स्पीशीज ऋणावेश को ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसने ऋणावेश को ग्रहण किया है, यहाँ पे माइनस आवेश आ गया है। ठीक है, तो आपके पास में ये कैसा है, आपके पास में अम्ल है, इसने त्यागा है, ये कैसा है, क्षार है। ठीक है, एक आपके पास में आता है उभयधर्मी स्पीशीज। क्या आता है, उभयधर्मी स्पीशीज, इसको नोट करो। आगे चलते हैं उभयधर्मी स्पीशीज के ऊपर। उभयधर्मी स्पीशीज, उभयधर्मी स्पीशीज वे स्पीशीज जो प्रस्तुति के अनुसार, वे स्पीशीज
जो प्रस्तुति के अनुसार ऋणावेश का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं, यानी ऋणावेश को ग्रहण भी कर सकते हैं, ऋणावेश का त्याग भी कर सकते हैं प्रस्तुति के अकॉर्डिंग, वे कहलाते हैं उभयधर्मी पदार्थ या उभयधर्मी स्पीशीज कहलाते हैं। इसका मुख्य एग्जाम्पल आपके पास में क्या है? जेड-NO है। क्या है? जेड-NO है। ठीक है, वे स्पीशीज या पदार्थ जो परिस्थिति के अनुसार ऑक्साइड आयन का ग्रहण एवं त्याग कर सकते हैं, ग्रहण एवं त्याग कर सकते हैं उभयधर्मी स्पीशीज कहलाते हैं। उभयधर्मी स्पीशीज कहलाते हैं जो प्रस्तुति के अनुसार ऑक्साइड आयन को ग्रहण कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, वो कहलाते हैं उभयधर्मी स्पीशीज। और इसका एग्जाम्पल आपके पास में क्या है? जेड-NO। जेड-NO को आप न अम्ल कह सकते हैं, न क्षार कह सकते हैं। ये आपके पास में क्या है? उभयधर्मी है, यानी प्रस्तुति के अनुसार ऑक्साइड आयन को ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी कर सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, देखो जेड-NO S2O7-2 ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? देखो Zn+2, इस Zn ने क्या किया? इस ऑक्साइड आयन का त्याग करेगा और क्या बन जाएगा? आपके पास में S2 है, O7 है, तो आपके पास में क्या बनेगा? 2SO4-2, दो अणु आपके पास में सल्फेट के बन जाएंगे, S2O7। इस कंडीशन आपके पास में क्या होगा? ये ऑक्साइड आयन दाता है, यानी कि आपके पास में क्षार का कार्य कर रहा है। ये आपके पास में क्या है? अम्ल है। ठीक है, दूसरी परिस्थिति हमारे पास में है ZnO प्लस CaO। अब CaO है, ये आपके पास में क्या बनाएगा? कैल्शियम Ca+2 बनाएगा। अब आपके पास में क्या बनेगा? ZnO2-2 बन जाएगा। इस परिस्थिति में आपके पास में क्या करेगा? ये अम्ल की भांति कार्य करता है। ये आपके पास में क्या है? क्षार। ठीक है, वे स्पीशीज या पदार्थ जो प्रस्तुति के अनुसार ऑक्साइड आयनों का ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं। ठीक है, यानी आपके पास में जो प्रस्तुति डिपेंड करती है कि ऑक्साइड आयन को ग्रहण करेंगे या त्याग करेंगे, और उसे कहते हैं उभयधर्मी स्पीशीज। और उभयधर्मी स्पीशीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास में क्या है? ZnO। आपके पास में क्या है? ZnO है। ठीक है, अब आपके पास में जितने भी अवधारणाएं आई हैं, आरेनियस, ब्रांस्टेड, लुईस और लक्स फ्लड, इन सभी कमियों को दूर करने के लिए एक नया वैज्ञानिक यूसेनोविच नामक वैज्ञानिक ने एक नई अवधारणा दी, जिसे हम कहते हैं यूसेनोविच अवधारणा। ठीक है, यूसेनोविच अवधारणा। यूसेनोविच अवधारणा, यूसेनोविच अवधारणा, ये भी आपके पास में इंपॉर्टेंट है। यूसेनोविच अवधारणा, यूसेनोविच अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार क्या किया? ब्रांस्टेड, लुईस, लक्स फ्लड सिद्धांतों को मिश्रित करके एक नया सिद्धांत दिया, जिसे हम कहते हैं यूसेनोविच। ठीक है, समझे इसको? यूसेनोविच ने लुईस, ब्रांस्टेड
लोरी और एवं लक्स फ्लड अवधारणा को मिश्रित करके एक नई अवधारणा प्रस्तुत की जिसे यूसेनोविच अवधारणा कहते हैं। लुईस, ब्रांस्टेड, लोरी, लक्स फ्लड अवधारणा को क्या किया, तीनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद में इसने नई अवधारणा दी जिसे कहते हैं यूसेनोविच अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार आपके पास में अम्ल क्या होता है। अम्ल की बात करें, अम्ल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यूसेनोविच अवधारणा। यूसेनोविच अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या होता है। अब अम्ल में आपके पास में देखो, लुईस ने क्या कहा, ब्रांस्टेड, लोरी ने क्या कहा, लक्स फ्लड ने क्या किया, इन तीनों को मिक्स कर दो, ठीक है। जैसे वे पदार्थ या स्पीशीज, अपन लुईस की बात करें तो लुईस के पास में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या प्रोटॉन का त्याग करता है, या ऑक्साइड आयन को ग्रहण करता है, अम्ल कहलाते हैं। सभी को इसने मिक्स कर दिया, यानी कि आपके पास में विस्पसी या पदार्थ तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे अकॉर्डिंग टू लुईस, प्रोटॉन का त्याग करता है अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड, और ऑक्साइड आयन को ग्रहण करता है अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड, ठीक है। क्षार की बात करें, वे पदार्थ या स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का त्याग या प्रोटॉन को ग्रहण करें या ऑक्साइड आयन को त्यागते हैं, क्षार कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू यूसेनोविच, वे पदार्थ स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, प्रोटॉन का त्याग करें, ऑक्साइड आयन को ग्रहण करें, अम्ल कहलाएंगे। वे पदार्थ स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, ऑक्साइड आयन का त्याग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। यूसेनोविच ने आगे क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्रोटोनिक अवधारणा और अप्रोटोनिक अवधारणा, जिसमें प्रोटॉन होता है, जिसमें प्रोटॉन नहीं होता, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है यूसेनोविच ने क्या किया, यूसेनोविच, इसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं आगे।
यूसेनोविच ने प्रोटॉन स्थानांतरण के आधार पर अम्ल क्षारों को दो भागों में विभाजित किया। एक आपके पास में प्रोटिक, एक आपके पास में है एप्रोटिक। प्रोटिक और एप्रोटिक, देखो प्रोटोनिक, पहला आपके पास में है प्रोटोनिक कंसेप्ट, प्रोटोनिक अवधारणा, दूसरा है एप्रोटोनिक कंसेप्ट, एप्रोटोनिक अवधारणा। मुख्य आपके पास में 4 अवधारणाएं हैं। उन 4 अवधारणाओं में 2 अवधारणाएं प्रोटॉन के आधार पर हैं और 2 अवधारणाएं आपके पास में प्रोटॉन के आधार पर नहीं है, जैसे ब्रांस्टेड लोरी और आरेनियस, और लुईस और लक्स फ्लड इस पर डिपेंड करता है। तो लिख लो इनके पार्ट कौन कौन से हैं। इसमें आपके पास में 2 अवधारणाएं आती हैं। इसमें आपके पास में 2 अवधारणा आती है। पहले आपके पास में है आरेनियस अवधारणा, और दूसरा आपके पास में है ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा। इसमें आपके पास में 2 पार्ट कौन कौन से हैं, उन 2 पार्ट को हम देखें। पहला आपके पास में है लुईस और दूसरा है लक्स फ्लड। लुईस अवधारणा और दूसरा है लक्स फ्लड अवधारणा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम इसको देखते हैं आगे। यूसेनोविच अवधारणा क्या थी? यूसेनोविच अवधारणा में क्या किया, हमारे पास में 4 कंसेप्ट हमारे पास में आ गए हैं। अम्ल क्षार के ऊपर आरेनियस आ गया, ब्रांस्टेड आ गया, लुईस आ गया और लक्स फ्लड आ गया। इन चारों सिद्धांत को इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद में एक नई अवधारणा दी कि आपके पास में वे स्पीशीज जो प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन देते हैं, लोन पेयर त्यागते हैं, उनको सबको डिवाइड करके और अम्ल क्षार में डिवाइड कर लिया कि आरेनियस ने क्या कहा, ब्रांस्टेड ने क्या कहा, लुईस ने क्या कहा, लक्स फ्लड ने क्या किया, उनको अलग अलग डिवाइड करके और अम्ल क्षार की परिभाषा बना दी। इस सिद्धांत में जो भी आपके पास में चारों सिद्धांत में जो भी कमियां रह गई थी, उन कमियों को इसने दूर कर दिया। जो भी आपके पास में जो आरेनियस की कमी थी उसको दूर किसने किया, ब्रांस्टेड ने किया। ब्रांस्टेड सिद्धांत में जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किसने किया, लुईस ने किया। लुईस सिद्धांत में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लक्स फ्लड आया, और बाकी जो भी कमियां रह गई उन कमियों को दूर करने के लिए यूसेनोविच अवधारणा आई। ठीक है, यूसेनोविच अवधारणा ने प्रोटॉन स्थानांतरण के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया, प्रोटोनिक कंसेप्ट, एप्रोटोनिक कंसेप्ट, यानी प्रोटोनिक अवधारणाएं, एप्रोटोनिक अवधारणाएं। आरेनियस क्या होता है, जो H प्लस आयन त्यागते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं। ठीक है, ये प्रोटोनिक हो गई। इन दोनों में लुईस क्या है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लोन पेयर के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है। लक्स फ्लड में ऑक्साइड आयन पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, एप्रोटोनिक है। ठीक है, यानी यूसेनोविच ने 2 अवधारणाएं दी, जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट हो वो प्रोटोनिक, जिसमें आपके पास में प्रोटोनिक प्रेजेंट नहीं होता वो आपके पास में क्या होती है, एप्रोटोनिक। हम कह सकते हैं, यानी कि आपके पास में यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रोटॉन क्या होगा, एब्सेंट होगा। प्रोटॉन एब्सेंट।
यहाँ पे आपके पास में अनुपस्थित है प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, इसी के आधार पे आपके पास में जो अम्ल क्षार अवधारणाएं हैं वो समाप्त होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।